वेलकम टू पेनेशिया क्लासेस। आज हम इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर लाए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मनी, मनी डिमांड, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिमांड ऑफ मनी, हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केनिस। उनकी एक बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोग अपने पास एसेट की लिक्विड फॉर्म मतलब कैश की फॉर्म में तीन मुख्य कारण की वजह से रखते हैं, जिसमें पहला कारण था ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा कारण था प्रिकॉशनरी मोटिव्स, तीसरा कारण था स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव के बारे में जानते हैं, यूजिंग मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब सिंपली कैश को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करना, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हम कैश को यूज़ कर रहे हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, इन अदर वर्ड पीपल एक्सपेक्ट टू मेक ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, द प्राइमरी रीज़न पीपल होल्ड मनी इज बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू यूज़ इट टू बाय समथिंग समटाइम सून। ठीक है, बाकी कितना मनी एक पर्सन को कितने टाइम के लिए अपने पास रखना है, कितनी डेली ट्रांजैक्शन करनी है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक पर्सन, अगर मैं एक वेकेशन पे हूँ तो मेरी डिमांड ज़्यादा है, अगर मैं एक वेकेशन पे नहीं हूँ, कुछ वेकेशंस पे डिमांड ज़्यादा है, कुछ वेकेशंस पे डिमांड, पर्सन है एक वेल्थियर पर्सन है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके वो ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा। एक नॉर्मल पर्सन है तो शायद उसकी डिमांड्स कम है तो उसको अपने पास कम कैश रखना है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव में हम जो कैश रखते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि उसकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। ठीक है, तो सिंपली हम ट्रांजैक्शन मोटिव को इस तरह याद कर सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अगला रीज़न जानने की कोशिश करते हैं जिसमें हम प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि आने वाले कुछ ऐसे खर्चे जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। ठीक है, मतलब वो खर्चे जो अनप्रिडिक्टेबल हैं उनके लिए हम कुछ कैश अपने पास बचा के रखें। ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, अपने पास कुछ कैश का हिस्सा मतलब एसेट के लिक्विड फॉर्म में उसको अपने पास बचा के रखते हैं अनप्रिडिक्टिव जो खर्चे होते हैं उनके लिए। लाइक किसी का मेडिकल एक्सपेंस आ गया, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और इम्पल्सिव परचेजेस ड्यूरिंग ए हॉलीडे ट्रिप। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रिकॉशनरी, मतलब वो मनी, वो कैश जो हम एक प्रिकॉशनरी तौर पे रख रहे हैं ताकि कहीं कोई रिस्क आ गया तो उसको उसके लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, ये था हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, तीसरा रीज़न आता है हमारे पास स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब सिंपली इन्वेस्टर्स होल्ड कैश टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अराइज लेटर। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो अपने पास, इन्वेस्टर एक एग्जांपल के तौर पे यूज़ करूँगा, इन्वेस्टर अपने पास कुछ कैश होल्ड रखते हैं ताकि कई बार कुछ सडन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, लाइक वेटिंग फॉर गोल्ड, मतलब हम अपने पास पैसा रखते हैं और हमें उम्मीद होती है कि शायद गोल्ड का प्राइस गिरे तो हम उसको खरीदें। ठीक है, मतलब हमें उम्मीद है कि गोल्ड का प्राइस खरीद गिरने वाला है, उसके लिए हम अपने पास कुछ कैश बचा के रख रहे हैं ताकि जैसे ही गोल्ड का प्राइस गिरेगा हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हमने एक कैश को होल्ड करके रखा है। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो हम इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज एसेट डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, इसमें हमने जाना कि लोग अपने पास तीन मुख्य मोटिव के कारण अपने पास कैश रखते थे, जिसमें एक ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसमें हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए यूज़ करते हैं मनी को। ठीक है, प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है, मतलब अनसडन और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, उसके लिए हम रखते हैं मनी को। ठीक है, तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, इन्वेस्टर होल्ड कैश टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अराइजेज लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं वेटिंग फॉर गोल्ड एंड लैंड प्राइसेस टू फॉल। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन दोज एसेट, इट इज़ आल्सो नोन एज एसेट डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं मनी और इंटरेस्ट रेट्स में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट वो अमाउंट है जो लेंडर चार्ज करता है बोरोर से फॉर एनी फॉर्म ऑफ डेबिट गिवन। ठीक है, जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो
मनी और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन कैश फॉर्म वेरीज इनवर्सली विद द इंटरेस्ट रेट अवेलेबल इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट रेट भी दो तरह के सिंपली। एक इंटरेस्ट रेट बैंक जो आपको लोन पे चार्ज करता है, मतलब उसने कुछ आपको पैसा लेंड किया, उस पे वो आपसे पैसा चार्ज करेगा। एक वो इंटरेस्ट रेट जो आप अपना अमाउंट बैंक के पास सेव कर रहे हो, उस पे बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है। तो मतलब अब क्या है कि मनी और इंटरेस्ट रेट में दोनों का इन्वर्सली रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा बैंक आपको सेविंग्स पे, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट देगा, आप उतना ज़्यादा अपना लिक्विड कैश बैंक के पास जमा करवाओगे, ठीक है। जितना कम वो इंटरेस्ट रेट देगा, आप उतना कम प्रेफर करोगे, उतना कम कैश बैंक के पास छोड़ोगे। मतलब आपको जितना ज़्यादा बैंक में प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा सेविंग करने में बैंक के पास, मतलब सेविंग करने में बैंक के पास प्रॉफिट किस फॉर्म में, इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितना कम होगा आप उतना कम करोगे, ठीक है। सिंपल है। इफ़ द हायर इंटरेस्ट रेट इज अवेलेबल इन बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एक्स्ट्रा, पीपल वुड इन्वेस्ट मनी देयर इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन कैश लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ये था हमारा मनी और इंटरेस्ट रेट में रिलेशनशिप। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है। एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कुछ लोन्स या बैंक्स के कुछ एडवांसेस है। एडवांसेस मतलब वो मनी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू एंटिटीज फॉर फुलफिलिंग देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ठीक है। लोन इज ए काइंड ऑफ डेबिट, मतलब लोन एक काइंड ऑफ डेबिट होता है, वाइल एडवांसेस आर क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड टू कस्टमर बाय बैंक्स, ठीक है। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या है, मतलब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो अनसर्टेन डिमांड्स आ जाती है कभी कभी बैंक्स के पास। उन चीज़ों को पूरी करने के लिए बैंक्स के पास ये कुछ दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। मनी एट कॉल मतलब मनी लेंट फॉर वन डे इज कॉल्ड कॉल मनी, वेर एज मनी लेंट फॉर पीरियड ऑफ मोर देन वन डे एंड अप टू 14 days इज कॉल्ड मनी एट शॉर्ट नोटिस। मतलब वो मनी जो एक दिन के लिए लेंट हो रही है उसको हम कॉल मनी कहेंगे, और एक से ज़्यादा और 14 दिन तक जो मनी लेंट हो रही है उसको हम शॉर्ट नोटिस मनी कहेंगे, मनी एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है। आगे हम जानेंगे लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे पेड अप कैपिटल, रिजर्व, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स एंड बोरिंग्स, ठीक है। पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है मनी को, मतलब पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। पेड अप कैपिटल is created when a company sells its shares on primary market directly to investor, usually through an IPO. IPO is an initial public offering, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में और लाइबिलिटीज़ आती हैं, जैसे बैंक की टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो लाइबिलिटीज है बैंक की विच बैंक हैव टू पे ऑन डिमांड, मतलब वो लाइबिलिटीज जो बैंक को ऑन डिमांड पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे हमारे करंट डिपॉजिट्स आ गए, डिमांड ड्राफ्ट्स आ गए, ये हमारे सारे डिमांड लाइबिलिटीज़ में आते हैं। जैसे क्रेडिट बैलेंसेस इन दी कैश क्रेडिट अकाउंट्स, ठीक है। ये सारे हमारे डिमांड लाइबिलिटीज़ में आते हैं। लाइबिलिटीज़ विच बैंक हैव टू पे ऑन डिमांड, ये सारे हमारे डिमांड लाइबिलिटीज़ में आते हैं। टाइम लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है बैंक की विच बैंक हैव टू पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब एक बैंक को कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही वापस करनी है। जैसे हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये सारे हमारे टाइम लाइबिलिटीज़ में आते हैं। ऐसा नहीं बैंक पे कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है कि जो टाइम लाइबिलिटीज़ हैं उसको एक टाइम से पहले वापस करें, ठीक है। बैंक उन टाइम लाइबिलिटीज़ को टाइम से पहले वापस कर सकता है, लेकिन बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट या पेनल्टी चार्ज करेगी। जैसे मैं एक बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट कराता हूँ कुछ 5 साल के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 4 साल में ही मेरे को पैसा चाहिए, ज़रूरत पड़ जाती है और मेरे को 4 साल में वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ के वो पैसा वापस लेना है। उसके बदले बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट रेट या कुछ पेनल्टी चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो चाहे तो नहीं भी दे सकता, ठीक है, वो उसकी पॉलिसी में क्या होगा। लेकिन टाइम लाइबिलिटीज़ बैंक के ऊपर कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है कि वो एक टाइम से पहले दे,
ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या जाना, डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी विच बैंक हैव टू पे ऑन डिमांड, टाइम लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज विच बैंक हैव टू पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। पहले तो हम जान लेते हैं मनी सप्लाई, जो हमने पढ़ा पीछे। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये था। आरबीआई ने कुछ 4 अल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, उनके बारे में कुछ बताया हो, उनकी कुछ फिगर्स पब्लिश करता है, जो कि हमारे पास है M1, M2, M3 और M4 है। ठीक है, इसमें हमने कुछ एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं, जैसे CU DD। CU का मतलब है करेंसी, नोट्स प्लस कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। DD का मतलब है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। CU मतलब करेंसी, करेंसी। CU मतलब करेंसी, करेंसी में क्या आ गया? नोट्स प्लस कॉइन्स। करेंसी, CU मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो इसमें आरबीआई ने कुछ फिगर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें हम M1 किसे कहते हैं? M1 किसके बराबर होता है? CU प्लस DD, यानी कि करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। CU मतलब करेंसी, करेंसी में क्या आ गया आपके? नोट्स प्लस कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। DD क्या है? नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो M1 किसके बराबर उसने कहा? CU प्लस DD। तो उसने M2 के बारे में बात की। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, हमारे आजकल पोस्ट ऑफिस भी बैंकों में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली M1 क्या था? CU प्लस DD। M2 क्या था? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। आगे हमारा M3 किसके बराबर है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब जो कमर्शियल बैंक के टाइम डिपॉजिट है। याद रखें, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में दोनों में फ़र्क है। जो ऊपर हमने DD यूज़ किया उसको कहते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। और यहाँ पे M3 में जो है ये नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी कि इसमें हमने पढ़ा M1 किसके बराबर है? CU प्लस DD। M2 किसके बराबर है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 किसके बराबर है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, M4 किसके बराबर है? M4 में पूरा जो M3 है, M3 क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, यानी कि M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं कि मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पड़े होते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। ये हमारे पोस्ट ऑफिस बैंक्स में अवेलेबल होती हैं, जिसमें क्या है? फिक्स्ड इनकम रहती है। ठीक है, मतलब ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। M1 क्या था? CU प्लस DD। CU क्या था? इसमें हमारा करेंसी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी हमारे नोट्स भी आएंगे और कॉइन्स भी आएंगे। DD क्या है? नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। M2 में क्या है? पूरा M1 क्या था? CU प्लस DD। M2 में क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 में क्या आएगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या है? ये पोस्ट ऑफिस बैंक के पास कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ अवेलेबल होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो आगे ये हमने बता ही दिया। CU क्या था? करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द DD नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। The word net implies that the only deposits of the public held by the banks are to be included in the money supply। यानी कि जो डिपॉजिट्स पब्लिक का है बैंक में वही मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, द इंट्रा बैंक डिपॉजिट्स। इंट्रा बैंक डिपॉजिट्स क्या होता है? जो कुछ कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स अदर कमर्शियल बैंक्स में होल्ड करते हैं। मतलब एक
बैंक ने अपना कुछ डिपॉजिट दूसरे बैंक में होल्ड रखा है, ठीक है, तो उसको हम मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं करेंगे। आगे हमने जाना M1 और M2 आर नोन एज नैरो मनी, M3 एंड M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी, ठीक है। मतलब M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड easiest for transaction whereas M4 is least liquid to all, ठीक है। M1 is the most liquid and easiest for transaction, ये मतलब liquid कैसे है, easiest for transaction क्या है, जैसे कि हमने पीछे जाना M1 में क्या है, CU प्लस DD, यानी कि करेंसी, करेंसी कौन सी, नोट्स प्लस कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। और उसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स, जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास वो भी हैं, ठीक है। M3 और M4 में क्या है, M3 और M4 में टाइम डिपॉजिट्स हैं। टाइम डिपॉजिट यानी कि जब टाइम की बात है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही मिलेंगे ना, तो इसलिए ये थोड़े कम इजी हैं फॉर ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्लूड नोट्स इन सर्कुलेशन, रुपी कॉइन्स एंड स्मॉल कॉइन्स। करेंसी विद द पब्लिक इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग कैश विद द बैंक फ्रॉम टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। लिक्विडिटी, आगे हम जानते हैं लिक्विडिटी, जो हमने काफ़ी पीछे टर्म यूज़ की, इसका क्या मतलब, एज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश, ठीक है। हाई लिक्विड एसेट, हाई लिक्विड एसेट किसे कहते हैं हम, गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, शेयर्स, बॉन्ड, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। रिलेटिवली इलिक्विड एसेट्स, मतलब इलिक्विड एसेट्स हम किसे कहते हैं, जैसे हमारा होम है, रियल एस्टेट्स है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, डिफ़िकल्ट टू फाइंड बायर्स एट ए हाई प्राइस इंस्टेंटली, मतलब इनको इलिक्विड एसेट्स इसलिए कहते हैं कि जैसे इनको हमने बेचना हो या इनको लिक्विडिटी में मतलब कैश में कन्वर्ट करना हो तो ये थोड़ा इजी टास्क नहीं है, मतलब बायर एक ढूंढना काफ़ी मुश्किल टास्क है, ठीक है। लिक्विडिटी इंजेक्शन, इट इज़ also known as liquidity infusion. It refers to the phenomena when RBI buys bank NBFCs, government security, treasury bill, financial assets in order to provide them with the cash. इसको सिर्फ रीड कर लो, आगे जाके हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए एक MCQs कर लेते हैं, ये आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। MCQs आप पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड in the assets of commercial bank in India, which of the following is not included in the assets of commercial bank in India, ये यूपीएससी प्री में आया था 2018 के पेपर में। तो इसके ऑप्शंस हैं एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो इसके बारे में हम